सो कौन-सी गवर्नमेंट्स हैं या कौन-सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम है और वो कामयाब है? तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। चाइना डिस्पाइट सम क्रिटिसिज्म और डिस्पाइट सम ओपन मार्केट रिफॉर्म्स इन द 80s, स्टिल वो खुद को एक सोशलिस्ट कंट्री कहता है, एंड विद अ कम्युनिस्ट पार्टी व्हिच इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद अ 90 मिलियन मेंबरशिप। तो उसमें डेमोक्रेटिकली कितने लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उस एक सोशलिस्ट प्रोजेक्ट में। और उसके साथ साथ क्यूबा एक बेहतरीन मिसाल है जो अभी तक 60 ईयर्स से अमेरिकन एम्बार्गोज और सैंक्शंस के थ्रू भी आज सस्टेन कर रहा है और दुनिया को ह्यूमैनिटी में लेसन्स दे रहा है, जहाँ साम्राज्यत वॉर्स देती है और वेपन्स देती है और किलिंग्स करती है और ऑपरेशंस करवाती है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्पॉन्सर करती है। क्यूबा वहाँ डॉक्टर्स भेजता है और लोगों को हेल्प करता है अनकंडीशनली। तो ये मतलब लेसन्स है ह्यूमैनिटी में जो हमें सोशलिज्म ने दिए। 80s के बाद जो डिक्लाइन सोशलिज्म में आता है, दैट इज़ अ टेम्पररी डिक्लाइन, क्योंकि हर मूवमेंट में डिक्लाइंस आती हैं और सेटबैक्स आती हैं। लेकिन दुनिया आज जो फ़लस्तीन में देख रही है, वेनेज़ुएला के साथ देख रही है, ईरान में होते हुए देख रही है, तो हम देख रहे हैं कि अब तो कैपिटलिज़्म को लड़ने का, इम्पीरियलिज़्म को लड़ने का सवाल इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ वाला क्वेश्चन, वो बेसिकली हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन है कि हमारे खित्ते तो खून रेज़ी और जंग में हमारे लोग मरेंगे अगर हम इस सिस्टम के ख़ात्मे के लिए नहीं जद्दोजहद करते मिलके। 20वीं सदी में तो बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, मार्क्स 19th सेंचुरी में अपना ये एनालिसिस देता है और वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो स्टार्ट करता है कि स्पेक्टर इज़ हॉन्टिंग यूरोप एंड दैट स्पेक्टर इज़ कम्युनिज़्म। तो ये जो एक कैपिटलिज़्म की इमर्जेंस के साथ सनती इनकलाब की वजह से जो एक तबका मेजॉरिटी में इमर्ज कर रहा था इन सोसाइटीज़ में, वो वर्किंग क्लास तबका था। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरीके से वेस्ट में कैपिटलिज़्म डेवलप की है, हमारी सोसाइटीज़ थोड़ी डिफरेंट है थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटीज़, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज़्म वायलेंट कॉलोनाइजेशन और स्लेवरी के थ्रू आता है। तो यहाँ उस किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कैपिटलिज़्म अक्सर करता है, वो भी हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ जिस किस्म की डेवलपमेंट मॉडल्स फॉलो किए गए, वो अंग्रेज़ों के ट्रेड रूट्स और एक्सट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए थे। तो इधर इसलिए लेफ़्ट की मूवमेंट्स का कैरेक्टर भी थोड़ा मुख्तलिफ रहा। तो जब तीसरी दुनिया के मार्क्सिस्ट ने मार्क्स का एनालिसिस आगे बढ़ाया अपने समाज में, तो उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि कैपिटलिज़्म हमारे समाज में कैसे डेवलप करता है, इधर कौन से तबकात हैं जिनका रूलिंग क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। और उसमें बहुत बड़ी तादाद में पेजेंट्री है। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के अलावा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अक्सर इधर कुछ फैक्ट्रीज़ और अर्बन सेंटर्स में होती है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा एग्रेरियन सेक्टर्स भी हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसी दौर में कम्युनिज़्म का सिंबल जब सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन आता है, तो हैमर और सिकल बनता है। पहले ये नहीं था, तो द सिकल रिप्रेजेंट्स किसानों की स्ट्रगल और हैमर वर्कर्स की स्ट्रगल। तो तो बुनियादी तौर पे हमने देखा कि बेयरली लाइक 50-60 इयर्स आफ्टर मार्क्स's डेथ 20th सेंचुरी में आधी से ज़्यादा दुनिया कम्युनिज़्म से मुतासर होती है। सोवियत यूनियन में जो पहला इनकलाब जब आता है, तो एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट कि वो इनकलाब एक इम्पीरियलिस्ट वॉर्स को रद्द करने के लिए, जो पहली आलमी जंग चल रही थी, उसकी मुखालफत में लोग उठे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा सोल्जर्स मर रहे थे, ब्रेड और बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की पहुंच में नहीं थी। तो औरतों ने बड़े बड़े मुजाहरे करने शुरू किए कि हम घर पे खाना नहीं, रोटी नहीं दे सकते। तो उस चीज़ पे वो मूवमेंट्स, और उस पे जब फायरिंग खोली गई ज़ारिस्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो तब हम देखते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन का स्पार्क लाइट होता है। और वो रेवोल्यूशन इसलिए बहुत ज़रूरी है, इवन इफ़ 7 डेकेड्स लेटर सोवियत यूनियन इन इट्स स्ट्रक्चर मतलब वो नहीं रहा, लेकिन दैट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म बिकेम नॉट समथिंग जो एक पेज पे लिखी गई थ्योरी है, लेकिन एक अमली एक प्रोसेस
جو جس نے پوری دنیا کے مظلوم اور محکوم طبقات کو یہ میسج دیا کہ اگر روس میں ورکرز اپنی گورنمنٹ لا سکتے ہیں اور ایک نیا سسٹم تعمیر کر سکتے ہیں جو ان کو سرو کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں سرمایہ دارانہ ایک نظام کے نیچے رہیں جو ہمیں وائلنٹلی اوپریس کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پھر چین میں انقلاب آیا، ویتنام میں آتا ہے، کیوبا میں، اتنے زیادہ کنٹریز میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل لبریشن کی موومنٹس دوسری عالمی جنگ کے دوران پیک پہ ہوتی ہیں، بیکاز وی ہیو دا برٹش امپائر اینڈ کلونیل پاورز ان کرائسس اینڈ ان ڈکلائن۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہ تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنی ساورنٹی اور سیلف ڈٹرمنیشن اور انڈیپینڈنس کے لیے ادھر میسز نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہ ایک کنسنسس بنتا ہے کہ جو سوشلزم کی طرف موو کرنے کا سلسلہ ہے وہ اپریسڈ نیشنز کا اور ورکنگ کلاسز کا ایک شیئرڈ پروجیکٹ ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے تھرو آؤٹ جو کمیونسٹ موومنٹ ہے انہوں نے تمام اینٹی کلونیل موومنٹس کو بھی سپورٹ کیا، اور جو انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس ایون اف دے ورنٹ پیورلی سوشلسٹ بٹ لیکن وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسیز بنانا چاہتے تھے، جیسے کہ وہ اپنی ریسورسز اپنے لوگوں کے لیے نیشنلائز کرنا چاہتے تھے اینڈ سو فورتھ۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں نیو کلونیل انسٹیٹیوشنز اور کالونسٹ بتائیں کہ ہم نے کیا ادھر پالیسی لوگوں کے لیے کرنی ہے، ہم اب فوراً ان کو انٹرسٹ کو نہیں سرو کریں گے، اپنے لوگوں کے لیے پالیسی بنائیں گے، اپنے لیڈرز الیکٹ کریں گے، اپنے الیکشنز کریں گے۔ تو یہ پوری ایک ویو سٹارٹ ہوتی ہے ورلڈ میں۔